जय हिंद बच्चों, मैं आप सबों का अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पिछले वीडियो में ख़त्म हो चुका था। आज हम लोगों को दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है, गॉस की थ्योरम। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है, गॉस की थ्योरम, गॉसेस थ्योरम स्टार्ट करना है। ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम जानने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ के डिफिनेशंस हैं, वो आप जान लेंगे। उसके बाद तब हम लोग पहुँचेंगे गॉस का थ्योरम पे। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए बगैर समय बर्बाद करिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें पढ़ना है समतल कोण, पढ़ना नहीं जानना भी है। ठीक है, क्योंकि गॉसेस थ्योरम पढ़ना है उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमको जानना है, तो वो जान लेते हैं, तब फिर हम लोग गॉस थ्योरम पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्या है, समतल कोण, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? ठीक है, कहता है यदि किसी रेखा के दोनों सिरों को, यदि किसी रेखा के दोनों सिरों को किसी बिंदु से मिलाया जाए, ठीक है, और मिलाने वाली दोनों रेखाओं के बीच, अब ये कोई पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे करके अगर मिलाएंगे तो ढेर सारा फिल्म बनता है। ठीक है, प्लेन, तो दोनों रेखाओं को मिलाने वाली एक समतल प्राप्त होता है। दोनों रेखा मिल रहा है तो एक क्या हो रहा है, एक प्लेन प्राप्त हो रहा है हमको, तथा इन दोनों रेखाओं के बीच एक कोण बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, कोण बन रहा है जिसे समतल कोण कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या था? डिफिनेशन है कि यदि किसी रेखा के दोनों सिरों को किसी एक बिंदु से मिलाया जाए तो मिलाने वाली दोनों रेखाओं के बीच एक समतल प्राप्त होता है। मिलाने वाली दोनों रेखाओं के बीच एक समतल प्राप्त होता है। इन दोनों रेखाओं के बीच एक कोण भी बनता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन है। क्या है? रेडियन। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि समतल कोण का मात्रक है तो रेडियन, यहां से उल्टा पूछेगा कि रेडियन किसका मात्रक है? रेडियन किसका मात्रक है? तो आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, तो चार ऑप्शंस में आपको चूज कर लेना है किसका मात्रक है? समतल कोण का। रेडियन किसका मात्रक है? समतल कोण का। ठीक है, इसको अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में से भी लिखते हैं। चलिए उसके बाद बारी आता है कि रेडियन होता है। अब रेडियन क्या है? यहाँ मात्रक तो लिख दिए कि उसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। अब रेडियन होता क्या है? तो रेडियन भी एक प्रकार का कोण ही है। ठीक है, रेडियन क्या है? एक प्रकार का कोण है। तो कहता है कि एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन क्या है? वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का वृत्तीय चाप उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है, अब कोई वृत्त ले लीजिए, ये ऐसा कोई वृत्त ले लिए, तो यहाँ केंद्र होगा, तो यहाँ क्या होगा? ये R होगा। जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का वृत्तीय चाप उस वृत्त पर अंतरित करता है। ठीक है, तब इतना बड़ा का चाप होगा कि मान लिया जाए इतना, इस लंबाई का चाप ये हो गया, इतना, यहाँ से ये हो गया चाप। तो यहाँ केंद्र पर कोई ना कोई तो कोण बनेगा, केंद्र पर कोई ना कोई कोण बनेगा, और जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा? वो कोण होगा रेडियन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? रेडियन कोण होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो रेडियन कोण का डिफिनेशन क्या कहता है? रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का
वृत्तीय चाप उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बारी आता है घनकोण। इसके बाद बारी आता है घनकोण सॉलिड एंगल का। ठीक है, घनकोण सॉलिड एंगल कहता है किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई गोलीय पृष्ठ हम ले लिए, ये हमारा गोलीय पृष्ठ हो गया। इसका अगर गोल बनाए होंगे, एक केंद्र कहीं ना कहीं होगा, केंद्र को हम O मान लेते हैं। तो उस केंद्र पर, ठीक है, ऐसे इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, सो केंद्र पर एक कोण बनता है। ठीक है, कोण बनेगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम लोग घनकोण कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, घनकोण। यानी किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। ठीक है, इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, इसे ओमेगा, इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। घनकोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। आपको याद रखना है मात्रक से, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में घनकोण का मात्रक होता है, तो घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अब इसको साबित भी करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे, इसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे क्या था, किसी गोलीय पृष्ठ था, तो माना किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है। किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। कोई भी अगर गोलीय वस्तु होगा, तो जैसे यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तो आर है। तो गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल, जब भी कभी भी किसी चीज़ का सूक्ष्म क्षेत्रफल का बात होगा, तो देखिएगा, अब अगर सूक्ष्म त्रिज्या की बात करेंगे तो आगे डी लगा के आर लगा देना है। अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल तो डी लगेगा, आगे ए लगा देंगे। अगर कहेंगे सूक्ष्म आयतन तो डी लगाएंगे, भी लगेगा। ठीक है, ये अब आपको ध्यान रखना है, ये छोटा सा चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल तो ए, तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल ए है, अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो आगे क्या डी लगाना है, यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण, गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण। तो घनकोण को डी ओमेगा, घनकोण को देखिए किसे ओमेगा से सूचित करते हैं, तो अंतरित घनकोण क्या होगा, डी ओमेगा। डी ओमेगा बराबर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा उसमें उसके त्रिज्या के वर्ग से भाग देना है। तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपोन में आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर क्या होगा, डी ए अपोन में आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर डी ए अपोन में आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर डी ए अपोन में आर स्क्वायर, यानी उसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा उसमें क्या करना है, त्रिज्या से भाग देना है। ठीक है, तो जो राशि होगा वो क्या होगा, घनकोण का फॉर्मूला आता है। अब इसका हम लोग मात्रक पढ़े स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन होता क्या है, स्टेरेडियन जैसे यहाँ था रेडियन, रेडियन क्या है, एक प्रकार का कोण है। तो स्टेरेडियन क्या है, स्टेरेडियन भी एक प्रकार का कोण ही है। ठीक है, स्टेरेडियन क्या एक प्रकार का कोण है। कहता है कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, कमा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। गोला का केंद्र पर अंतरित किया जाता है।
तो वो क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। अंतरित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इससे आगे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। आप या तो इसे लिख लीजिए वीडियो रोक करके, या आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे रख सकते हैं, आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो फिर इससे आगे हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल से आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ठीक है, इससे विद्युत फ्लक्स से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे कि क्या पूछा जाता है आपको विद्युत फ्लक्स से। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित, तो विद्युत क्षेत्र तो पता था, इसे पीछे भी बनाए थे, इस प्रकार का होता था, ये होता था विद्युत क्षेत्र किसी काल्पनिक पृष्ठ से। ठीक है, ये इस प्रकार का एक काल्पनिक कोई पृष्ठ बना दिए हैं, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से इसका डिफिनीशन आपको याद करना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, तो विद्युत क्षेत्र तो आपको पता ही है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से। ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, यह ऐसा होता है, पीछे पढ़े ऐसा नहीं होता है, बस ये कल्पना करें काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला के लिए कि माना कि काल्पनिक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। अब देखिए ये हमने बनाया है, एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया है, पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डी, क्योंकि न्यूनतम जब छोटा सा क्षेत्रफल दिखाना पड़ता है, जो कि इससे पीछे भी चर्चा किए, उसके आगे डी लगा दीजिएगा, वेक्टर डी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, तो न्यूनतम है तो डी फाई, तो ये देखिए ई लगा हुआ मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है, और वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो कॉस थीटा जुड़ता है। ठीक है, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, दोनों बातें बराबर है, जहाँ थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण है। ठीक है, ये अगर ऐसा बना दें हम, ये अगर ई होगा, ये ए होगा, इसके बीच का जो कोण होगा वो थीटा होगा, तो वही लिखा गया है विद्युत क्षेत्र के दिशा तथा क्षेत्रफल के दिशा के बीच का कोण है आपका ये थीटा। ठीक है, तो ये था छोटा सा के लिए, क्या बोले डी ए लगाओ मतलब न्यूनतम सा होगा। तब है कि अगर संपूर्ण पृष्ठ से, ये जितना पृष्ठ दिख रहा है, इस संपूर्ण पृष्ठ से अगर विद्युत फ्लक्स गुजरे, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन डी फाई ई, अब जैसे अगर इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़े होंगे या किसी का चल रहा होगा तो जानते होंगे, अगर इंटीग्रेशन डी एक्स हुआ तो इसका आंसर क्या आता है, एक्स आता है। उसी प्रकार यहाँ डी फाई है, इसका निकल के क्या आएगा, फाई ई आएगा, तो यहाँ फाई ई बराबर, और इस साइड आपका इंटीग्रेशन लग गया वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो ई डी ए कॉस थीटा होगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जुड़ता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आपसे न्यूनतम यानी कि गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, छोटा सा के लिए होगा तो ये लगाएगा। जब आपसे पूछा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालिए, जब पूछा जाएगा आपको कह देगा कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो उस सिचुएशन में आपको इंटीग्रेशन लगाना है,
उसी सिचुएशन में संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, इंटीग्रेशन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, इंटीग्रेशन लगाना होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला आता है तो इसमें कुछ केस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस हो जाते हैं, कुछ केसेस देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए वो केसेस क्या क्या है। वो केस है कि जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो तथा पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत यानी थीटा बराबर आपका 0 डिग्री हो, तो पृष्ठ के इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आपका ई ए होगा। ठीक है, ई ए होगा। अब देखिए कैसे ई ए होगा, यहाँ तो पता है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा बराबर क्या रखना है आपको, 0 डिग्री ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर रख दीजिए। ठीक है, कॉस 0 का मान 0। ठीक है, कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 0, और 0 का इंटीग्रेशन करेंगे 1 होगा, तो फाइनली हमारा क्या हो जाता है, ई डी ए। ठीक है, तो डी ए अब यहाँ रहेगा तो ए निकल के आएगा, ये आपका कांस्टेंट है, डी वाला रह जाएगा यहाँ पे, डी ए कॉस 0। ठीक है, कॉस 0, तो डी ए कॉस 0 का मान 1। ठीक है, तो 1 से डी ए को गुना करेंगे तो डी ए ही होगा, और डी ए जैसे यहाँ डी फाई था तो फाई निकल के आया, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, ई ए निकल के आ जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या होगा, ई ए होगा, फाई ई बराबर ई ए होगा। यहाँ देख लीजिए इसी प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यदि पृष्ठ, दूसरा पॉइंट कहता है यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है तो इस स्थिति में पृष्ठ पर खिंचा गया अभिलंब होगा, अर्थात थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, तब गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो 0 कैसे, सेम चीज देख लीजिए यहाँ पे, फाई बराबर, तो सीधा लिख देते हैं कॉस थीटा वाला, ई डी ए कॉस थीटा, तो ई कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए, डी ए कॉस 90 डिग्री, ई डी ए कॉस 90 का मान 0, और 0 ऐसा चीज़ है किसी भी चीज़ से गुना कीजिए वो 0 ही होगा, और 0 किधर से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो फाई ई बराबर क्या हो गया हमारा, 0 होगा। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव आपको याद क्या क्या करना है। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या याद करना है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये आपको याद रखना है। शायद हो सकता है हिंदी से याद ना रहे, तो ये तो कम से कम याद रहेगा, सिंबल न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। अगर आपसे पूछा जाएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कुछ आदमी कहेंगे कि बट्टे कूलम, तो जो भी है लेकिन याद रखना है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम होता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का डायमेंशन भी पूछा जाता है, तो विद्युत फ्लक्स का डायमेंशन होता है एम एल क्यूब टी पे पावर -3 ए पे पावर -1। क्या होगा, एम एल पे पावर 3 टी पे पावर -3 ए पे पावर -a होता है। ठीक है, -a होता है। और एक बात याद रखना है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ये याद रखना है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे उस दिन बताए थे ना कि व और ब होगा तो छोटा छोटा में आपका काम चल जाएगा कि वो क्या होगा, सदिश होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए विद्युत फ्लक्स है तो ये कहीं कहीं काम नहीं भी करता, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ जगह पे काम छोटा मोटा में काम कर जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। इतना बात समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सैड हो रहा हूँ, आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप लिख पा रहे हैं तो लिख रखते हैं। अगर इसमें कहीं से दिक्कत हो रहा हो, मैं बार बार करूँ, कहीं से अगर कोई दिक्कत होता मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई निश्चित करेंगे। ठीक है।